नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर आंशिक तौर पर खोलने के दिए आदेश। कहा, हाईवे पार्किंग का स्थान नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम पहुंची हरियाणा। सभी जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों के साथ करेगी मीटिंग। यमुनानगर के छछरौली और बिलासपुर के कई गांव सोम नदी का तटबंध टूटने से हुए जलमग्न। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने नुकसान को लेकर दी जानकारी। अंबाला में जगह जगह हुए जलभराव के बाद मंत्री असीम गोयल ने संभाला मोर्चा। शहर के कई इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। और विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हुए सक्रिय। दिल्ली दौरे पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर आंशिक तौर पर खोलने के बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं और छात्रों के लिए हाईवे की एक लेन खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के साथ साथ पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को जल्द मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था, जिसके बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम हरियाणा पहुंच गई है और अब 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोग की टीम चंडीगढ़ में ही रहेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में साथी आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ साथ पूरी टीम राज्य में चुनाव तैयारियों का हर पहलू से जायजा लेगी। वहीं आयोग की टीम हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा सभी जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों के साथ भी मीटिंग करेगी। आयोग के मुताबिक हरियाणा में 3 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सितंबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान अन्य भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खेल नीति और ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का खास तौर पर जिक्र भी किया है। मैं इस सम्मेलन में आए हुए युवाओं के चेहरों पर जो उत्साह देख रहा हूं, उमंग व खुशी देख रहा हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे युवा देश प्रदेश का ये बड़ा उज्जवल भविष्य है। मैं यहां पधारे सभी युवा साथियों का दिल से हार्दिक स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ये युवा दिवस दुनिया भर में हर वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इससे पहले हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के एक आइकन हैं। उन्हें युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा।
ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आज का दिन ऐसी ही युवा शक्ति का दिन है। आज मैंने विश्व कौशल प्रतियोगिता तथा आइडिया के विजेता युवाओं को आज सम्मानित किया है। इसी प्रकार उद्यम प्रोत्साहन के लिए ITI के 4 इंस्ट्रक्टर को उद्यमी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के उम्मीदवारों ITI प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई है। मैं इन सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के छछरौली और बिलासपुर के बीच कई गांव सोम नदी का तटबंध टूटने से जलमग्न हो चुके हैं। इधर ग्रामीणों ने शरारती तत्वों पर तटबंध को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं सिंचाई विभाग के SDO ने कहा कि जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम होगा तो बांध की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि बांध कटने की वजह से करीब 700 एकड़ में फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और करीब 13 गांव इसकी चपेट में आए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने शरारती तत्वों को लेकर भी शिकायत दी है, जिसको लेकर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। मलकपुर के 5-6 शरारती आदमियों ने ये 20-25 गांव के आबादी के लिए बांध बनाया हुआ था, उसको आज सवेरे जबरदस्ती मौके पे काट दिया, जिसके कारण फसलों का भी और 20-25 गांवों के आबादी में पानी घुस चुका है। रोड के ऊपर पानी है, 20 गांवों के अंदर पानी है, उसके कारण ये आबादी यहाँ खड़ी हुई है जी गांव से निकलकर। हम ये चाहते हैं कि इन बंदों को अरेस्ट करा जाए और प्रशासन से यही गुहार है कि इस बांध को दोबारा बंद दिया जाए और इन बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जल्द से जल्द। कोई वीडियो वगैरह है हमारे पास? वीडियो बनाई है जी इनकी 5-6 बंदों की। ये मौके पर इन्हें कस्सियों से इस बांध को काटा जी और हमें जब हमने मना करा तो इन्हें बंदे ने हमारे जान से मारने की धमकी दी। उनको कानून के हिसाब से जो भी कानून के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसको रोकने के बाद इसको मरम्मत कर दी जाएगी। कब तक हो सकती है मरम्मत, क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत तेज है? मरम्मत पानी डाउन होने के ऊपर, जब तक पानी डाउन नहीं हुआ इसमें कर नहीं सकते। पानी डाउन होने के बाद इसको रिपेयर करेंगे। कितनी फसल जो है नुकसान हुआ है, कितना अंदाजा? 600-700 एकड़ फसल नुकसान नहीं है। वो कितने गांव प्रभावित हुए इससे? 8 से 9 गाँव प्रभावित। बारिश के चलते अंबाला में हुए जगह जगह जलभराव के बाद मंत्री असीम गोयल ने खुद मोर्चा संभाला है और कई जगहों का दौरा भी किया है। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कई इलाकों से पानी उतर गया है और जिन इलाकों में अभी तक जलभराव है उसके जल्द समस्या के समाधान को जड़ से खत्म करवाने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। जलभराव काफी है और मेरा मानना है जो पहले बरसात 2.5 mm के हिसाब से जिस तरह डिजाइन होते हैं शहर घंटे की संभाल सकते हैं, लगभग 50 mm को शहर झेल सकता है, लेकिन 230 mm बरसात पिछले 22 से 24 घंटों में जो है रिपोर्ट की गई है। काफ़ी एरिया में पानी उतरा है, लेकिन अभी भी कई एरिया में बहुत जलभराव है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो हमने चंडीगढ़ से उच्च अधिकारी पब्लिक हेल्थ के यहाँ बुलाए थे और आज निगम के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और SDM साहब, PWD के अधिकारी, ये सभी विभागों को इकट्ठा करके हमने जो है आज शहर का दौरा भी किया है और एक विस्तृत योजना शहर के लिए पूरी निकासी के लिए बने। इसके लिए पब्लिक हेल्थ के जो EIC आए हैं उनको कहा भी गया है कि आप IIT से इसकी पूरे शहर की एक ड्राइंग बनवाएं ताकि आने वाले समय में ये जो पानी वाला नासूर है हमेशा के लिए शहर से समाप्त हो उसके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों के नेता एक्टिव हो गए हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं। इसी बीच अलग अलग पार्टियों के नेता भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी सक्रिय हो गए हैं और अनिल विज दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान अनिल विज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद अनिल विज ने कहा कि उनकी धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार मुलाकात हुई है और कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में निरंकारी मिशन पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है।
वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के इस अभियान का खास तौर पर जिक्र किया और प्रदेश के लोगों से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने की भी अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजनीति करने को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया और खिलाड़ियों के अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये इनिशिएटिव इस प्रकार का है कि जो आम जनमानस को शुद्ध वायु देने का, वातावरण को शुद्ध रखने का, और लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कम करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं। और आज निरंकारी मिशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें एक समय में 20,000 से ज़्यादा संगत ने पौधा लगाया है, पौधारोपण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे निरंकारी मिशन ने किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम आह्वान किया था। आज उस दृष्टि में मैं उस कार्यक्रम के अंदर स्वयं मौजूद रहा हूँ। 20,000 से ज़्यादा एक समय के अंदर पेड़ लगे हैं। देखिए, क्योंकि हुड्डा साहब राजनीति करते हैं और वो राजनीति भी इस प्रकार की करते हैं जिससे कहीं न कहीं घटिया स्तर की वो राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। बेटी विनेश हमारी हरियाणा की शान है और उसने हरियाणा का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, भारत का सम्मान उसने बढ़ाया है। और हमने निर्णय किया था उसी दिन कि बेटी को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, हम बेटी के साथ खड़े हुए हैं कि बेटी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो हमने घोषणा की थी कि जो सिल्वर मेडल है उसके अनुरूप हम उसको सुविधाएं देंगे, परंतु कांग्रेस के लोग इस प्रकार से झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने का वो उस प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु ऐसी बातों से वो राजनीति के अंदर वो पूर्ण नहीं हो सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया है और पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में देश को ब्रोंज मेडल दिलाने वाले अमन सहरावत के परिवार वालों को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इसी कड़ी में प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने चैंपियन अमन सहरावत की बहन और उनके अन्य परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि अमन सहरावत ने कड़ी मेहनत करते हुए ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और उनका भारत लौटने पर शानदार स्वागत किया जाएगा। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। अमन सहरावत हमारे बिरोड़ गांव का एक बच्चा जिसने झज्जर का, हरियाणा का, पूरे भारत देश का नाम विश्व में रोशन करने का काम किया है। बहुत बहुत उसको बधाई और शुभकामनाएं। पेरिस में चल रही ओलंपिक गेम्स में उसको रेसलिंग में कांस्य पदक मिला है। सारे देश में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है और आज उस परिवार में हम लोग आए हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद बधाई दी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने दी। आज हम मिलने आए हैं और हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि अमन सहरावत जब वतन लौट कर आएंगे, यहाँ पर देश में आएंगे और हम लोग अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र झज्जर में बहुत उसका जो है स्वागत, अभिनंदन करेंगे। आज उनके दादाजी मांगेराम जी की हमने हुड्डा साहब से बात कराई। सबसे खुशी की बात है, दादा दादी सारा परिवार है, उनकी ताई हैं, मौसी हैं, तो सब कह रहे हैं कि अमन ने न केवल गांव का नाम, उन्होंने पूरा देश का नाम जो रोशन किया है। और अभी बहुत छोटी उम्र है, 21 साल के मात्र, ओलंपिक चैंपियनशिप लेकर वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बड़ा कष्ट का जीवन देखा। जब 10 साल के थे उनकी माता की डेथ हो गई, 10 साल के ही थे जब उनके पिता का साया उनके सर पर नहीं रहा। पूरे परिवार ने, दादा दादी ने, चाचा ताई ने, सब ने मिलकर संघर्ष किया और संघर्ष के जीवन से वो जाकर उसने एक अच्छी राह चुनी और रेसलिंग में वो गए और आज जो है एक चमकता हुआ सितारा उभर कर आए और उन्होंने ओलंपिक में कांस्य मेडल लेकर आए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसा है कि कितने गरीबी का माहौल है यहाँ पर, तो हमारे खेल और खिलाड़ियों को पूरी सुविधा जो है अच्छे ढंग से यहाँ पर मिलनी चाहिए। हमने उनको बहुत बधाई दी है और उसके आने का हम स्वागत करेंगे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।